माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ माय क्लासमेट फ्रॉम फार फार अवे का 8th एपिसोड। लेकिन अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट पहले आप उन्हें देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है कि सभी बच्चे अपना रिजल्ट चेक करने आते हैं और यहाँ हमारी गुई जो है वो सेकंड प्लेस पे आई होती है। तो जिन उससे पूछती है कि वो सेकंड प्लेस पे क्यों आई है, जिस पे गुई बताती है कि उसको इंग्लिश के पेपर का क्वेश्चन अच्छा नहीं लगा तो उसने अंडरस्टैंड कोई भी आंसर दे दिया, जिसकी वजह से वो सेकंड आई है। तो जिंग जो है उसकी इस बात पे खुश होती है क्योंकि उसने गलत आंसर देने के बावजूद भी सेकंड प्लेस पे आई है। और उसकी भी ये बात जब फैनगाई और ली फेंग सुनती है तो फैनगाई को बुरा लगता है कि गुई के गलत आंसर लिखने की वजह से वो फर्स्ट आई है। पर ली फेंग उसे मोटिवेट करती है और कहती है कि वो अपने बलबूते पे फर्स्ट आई है और इससे ऐसे अपसेट नहीं होना चाहिए। ली फेंग की बातों को सुनकर फैनगाई खुश हो जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि टीचर आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये हेलन और गुई जो है वो ऐसे स्टूडेंट है जो जानबूझकर अपने फर्स्ट आने की पोजीशन को गवा बैठे हैं अपने हाथों से। जिस पे दूसरी टीचर कहती है कि वो दोनों हैं तो इंटेलिजेंट लेकिन अपने मूड के हिसाब से चलते हैं और कहीं ना कहीं ये बात सच है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये हेलन सैड बैठा होता है कि तभी उसके पास गुई आती है और गुई उसे लिटिल हैकर कह के बुलाती है और कहती है कि क्या वो उसके लिए IAS का कंप्यूटर हैक करके दे सकता है, जिसकी वजह से ये हेलन चौंक जाता है। कहता है कि वो ऐसा क्यों चाहती है और वो ऐसा नहीं कर सकता। तो हमारी गुई कहती है उसे बस इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि बाहर की सैटेलाइट की जो चीजें हैं वो कैसे काम करती हैं, इसलिए। तो हमारे ये हेलन उसे अच्छे से समझाता है कि अलग अलग चीजों की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है और वैसे भी उनके सिस्टम की अलग ही टेक्नोलॉजी है जिसे वो हैक नहीं कर सकता और उसका लेवल इतना हाई है भी नहीं, जिसपे गुई मान जाती है। फिर ये हेलन अपने बारे में बताता है और अपनी लाइफ अभी जैसी चल रही होती है उस चीज को डिस्क्राइब करने की कोशिश करता है कि वो कुछ भी ठीक नहीं कर पा रहा है, जिसपे हमारी गुई उसे अपनी स्टोरी सुनाती है, यानी कि एक जनरल ऑफिसर की, जिसमें वो बताती है कि एक फीमेल जनरल हर बैटल जीतती थी, हर लड़ाई जीतती थी, पर जब उसे अपने राज्य की यानी कि अपने उसे प्लेनेट की जब रक्षा करने की बारी आई तो वो हार गई और उसका पूरा प्लेनेट उसकी आंखों के सामने डिस्ट्रॉय हो गया। तो वो कुछ भी नहीं कर पाई। इसका मतलब हर पर्सन पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता है, उससे भी गलतियां हो जाती है और कुछ गलतियां ऐसी होती है जो भुलाई नहीं भूलती है। और उसकी इस बातों से ये हेलन को समझ में आता है कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। तो वो पूछता है कि आखिर उस फीमेल जनरल का क्या हुआ, जिसपे गुई बताती है कि उसे अपने लोगों के लिए सेक्रीफाइस देना था, जो कि उसने दिया और वो इस वॉर को तब तक लड़ेगी जब तक वो जीत ना जाए। तो यह हेलन कहता है कि ऐसी कोई स्टोरी उसने तो हिस्ट्री में नहीं सुनी। सच में ऐसी कोई हिस्ट्री थी? जिसपे गुई उसे कहती है कि अगर उसे नहीं पता कि ऐसी हिस्ट्रीज होती हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। जिसपे ये हेलन हामी भरता है, मतलब वो उसकी बातों से कन्विंस हो गया। तो गुई उसे कहती है कि तुम्हें अपनी लाइफ में जैसा रहना है ना वैसे रहो, लोगों की बातें सुन के या उनके अकॉर्डिंग खुद को ढालने की कोशिश मत करो। तुम जैसे हो उसी लाइफ को अच्छे से जियो तो बेटर बन पाओगे। और उसकी इस बात से ये हेलन बहुत ज्यादा एग्री कर रहा होता है और गुई के वहां से जाते ही वो चला जाता है अपनी फुटबॉल प्लेइंग के लिए, मतलब वो उसकी बातों को मानने लगा है। उसके बाद गुई को दिखाया जाता है जो कि रात के 8 बजते ही अपनी पावर चेक करती है, मेंटल पावर की लेवल, और उसे ये पता लग जाता है कि अगर वो कोई भी जादू या कोई भी पावर यूज नहीं करेगी अपना तो भी उसके 3 दिन में 1 पॉइंट्स कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो ज्यादा दिनों तक अर्थ पे सरवाइव नहीं कर सकती। तो वो यही सोच सोच के पगला रही होती है कि तभी उसके पास यूजन आता है और खाने के लिए बाहर बुलाता है। तो बेचारी खाना खाने जाती है तो वो जैसे ही डम्पलिंग्स उठाकर अपने मुंह में डालती है ना तो उसमें एक कॉइन निकलता है। और चाइना के लोगों के हिसाब से एक रिवाज है कि जिसके भी खाने में डम्पलिंग्स में कॉइन मिलता है वो बहुत ज्यादा लकी होता है। तो गुई की सारी फैमिली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसकी मॉम तो उसको लकी लकी कह रही होती है कि वो कितनी लकी है कि उसके खाने में डम्पलिंग्स में उसके कॉइन आया है। और ये बात सुनते ही तो हमारी गुई को इतना तेज गुस्सा आता है कि वो अपनी मम्मी पे भड़क जाती है कि एक तो उसने खाना नहीं खाया और रात के खाने में उसको कॉइन मिल रहा है, ऐसी हरकतें कौन दिखाता है, ऊपर से उसको लकी लकी बोल रहे हैं। और ऐसा बोल के वो चली जाती है और पूरी फैमिली में किसी को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि गुई ने आखिर ऐसी हरकतें दिखाई क्यों। तो उसके डैड जो है वो आकर सीधा यूचैन के एक चपाट लगाते हैं और कहते हैं कि तुमने फिर से अपनी बहन को परेशान किया ना, इस वजह से वो गुस्सा हो गई है। तो बेचारा कहता है कि उसे क्या पता कि उसकी बहन का मूड ऐसे खराब क्यों है, अब हर बात के लिए उसको पीटना तो गलत बात है, फिर उसको ढोल बना के रखा हो। और घर से जाने के बाद तो सीधा पहुंच जाती है कोई बॉक्सिंग रिंग में और वहां जाके पंचिंग में को इतना ज्यादा पीट रही होती है, मतलब अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल रही होती है कि अगर वो एक जिंदा इंसान होता ना तो उसका भरता बन चुका होता। तो उसके पास वही बॉडीगार्ड आती है और वो कहती है कि गुई यहाँ से जाओ क्योंकि रात हो चुकी है। और वो गुई का जब ऐसा गुस्सा देखती है ना तो फिर उसको कुछ नहीं बोलती, वहां से चुपचाप चली जाती है और गुई बेचारी अपना गुस्सा ही निकालती रह जाती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में ये हेलन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहा होता है मन लगा के,
और फिर फ्लैशबैक से हमें पता लगता है कि उसने अपने डैड को ये प्रॉमिस किया होता है कि वो इस बार अपने बलबूते पे फर्स्ट आएगा। वैसे तो उसके डैड उस पर यकीन नहीं कर रहे होते, लेकिन वो फिर भी अपने डैड को चैलेंज करके आया होता है, इसलिए वो भी बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा होता है, मन लगा के पढ़ रहा होता है। उसके बाद फैनगाई को दिखाया जाता है जो कि अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ अपना लास्ट मोमेंट एंजॉय कर रही होती है, क्योंकि वो यूएस जाने वाली है, अब वहीं शिफ्ट होकर वहीं पढ़ाई करेगी, तो वो अपनी फ्रेंडों को अलविदा कह रही होती है। वहीं पास में ये हालैंड फुटबॉल खेल रहा होता है, तो उसकी नजर हमारी फैनगाई पे पड़ती है और वो कुछ सोचने लगता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो क्लास में बैठी हुई गुई से कहता है कि क्या वो शाम को उसके साथ शॉपिंग पे चल सकती है, क्योंकि उसे कुछ गिफ्ट्स खरीदने हैं, जिसपे गुई उसे थोड़ा नखरे दिखाते हुए हाँ कह देती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो दोनों शॉप में होते हैं और गुई उसे एक औजार लाकर देती है सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, और वो कहती है कि फैनगाई को ये दोगे तो सही रहेगा, क्योंकि यूएस में उसके साथ कोई नहीं रहेगा ना। जिसपे ये हालैंड कहता है कि हाँ ठीक है, लेकिन कुछ हल्का सा लेकर आओ। जिसके बाद गुई ये लेकर आती है, जिसे देखकर वो कहता है कि इससे भी कुछ अच्छा लेकर आओ, पिंक सा लड़कियों के लिए। हमारी गुई कुछ ऐसी चीजें लेकर आती है और उसे इरिटेट करने लगती है। तो ये हालैंड कहता है कि उसे डराना नहीं है, उसे क्यूट सी चीजें देनी है, तो कुछ क्यूट सा लेकर आओ। तो हमारी जो गुई है वो अब एक कॉस्ट्यूम पहनकर आती है और कहती है कि ये दे सकते हैं, क्योंकि क्या पता वो डिज्नीलैंड जाए कभी, तो ये पहनकर जा सकती है, तो उसके लिए अच्छा रहेगा। जिसपे ये हालैंड कहता है कि ये भी ठीक ही है, लेकिन ये दूंगा नहीं, कुछ और चूज करो। जिसपे गुई उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि वो कितना ज्यादा चूजी है, अब वो उसके साथ कुछ नहीं खरीदेगी। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि दोनों के दोनों थके हारे बैठे होते हैं। तो हमारा ये हालैंड कहता है कि उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी जो वो गुई को साथ में लेकर आया गिफ्ट चूज कर। जिसपे गुई कहती है कि उसे कैसे पता होगा कि लड़कियों को कैसे गिफ्ट दिए जाते हैं, क्योंकि उसे आज तक किसी ने गिफ्ट नहीं दिया, और वो सैड हो जाती है। तो ये हालैंड कहता है कि वो उसको दोष नहीं दे रहा है, बस वो कह रहा है कि वो बाकी लड़कियों से अलग है, कि उसे कुछ भी नहीं पता। जिसमें गुई कहती है उसे याद आया कि ये हालैंड ने उसे एक बार बुके दिया था, तो वो उसे फिर से फ्लावर बुके दे सकता है। जिसपे ये हालैंड कहता है कि उसने तो उसे कंसर्न करने के लिए, केयर करने के लिए दिया था, वो हर किसी को थोड़ी ना बुके दे सकता है। जिसपे गुई उसे समझाते हुए कहती है कि गिफ्ट क्या है ये मैटर नहीं करता है, कौन दे रहा है और किस मोटिव से दे रहा है ये मैटर करता है, जो कि मेरे ख्याल से ये हालैंड को समझ में आ गई होती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि ये हालैंड फैनगाई के लिए लेटर लिखने की कोशिश कर रहा होता है। वैसे उसको खुद समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो लेटर में क्या लिखे, कैसे उसको अपना आखिरी लेटर उसको दे। बेचारा इतने लेटर लिख के फाड़ फाड़ चुका होता है ना कि उसको खुद भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो लिखे क्या, और वो ऐसे ही पूरी रात गुजार देता है। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो फैनगाई को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाता है, पर फैनगाई उसे एयरपोर्ट जाने से मना करती है और उसे वहीं छोड़ने के लिए कहती है। जिसपे ये हालैंड उसे अपना लेटर देता है और कहता है कि वो उसे लेटर लिखता रहेगा और बदले में वो भी उसे रिप्लाई कर दिया करेगी। जिसपे फैनगाई साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि इतने दूर जाने के बाद लोगों में बातचीत बहुत ज्यादा कम हो जाती है और लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, तो ऐसे में बेहतर यही रहेगा कि वो दोनों कांटेक्ट में ना रहें और जितना हो सके एक दूसरे से दूर रहें। वैसे ये हालैंड को इस बात से बुरा तो लगता है, पर फिर भी फैनगाई के लिए वो मान जाता है। दूसरी तरफ फैनगाई जब जा रही होती है तो उसे भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है और वो बहुत ज्यादा रो रही होती है। मेरे ख्याल से उसे गिल्ट है कि उसने ये हालैंड के साथ इतना बुरा किया और अब वो उसका इतना अच्छा केयरिंग नेचर को बर्दाश्त नहीं कर, इसलिए वो उसे अवॉइड करना चाहती है। और वो जाते जाते अपने और ये हालैंड की सारी स्पेशल मेमोरीज को याद करती है और बहुत ज्यादा रोती है और खुद से कहती भी है कि ये हालैंड प्लीज मुझे माफ कर देना। मतलब वो सच में बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रही है। दूसरी तरफ ये हालैंड को दिखाया जाता है जो कि मेरे ख्याल से फैनगाई के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता था और फैनगाई के ऐसा बोलकर जाने की वजह से उसको भी बहुत ज्यादा बुरा लगता है। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो बास्केटबॉल खेल रहा होता है। बेचारा अपनी धुन में खेल ही रहा होता है कि तभी देखता है कि वहाँ गुई है और वो उसके पास जाकर पूछता है कि क्या वो अभी तक घर नहीं गई है, तो गुई से बताती है कि वो यूजन से छुप रही है। तो हमारा ये हालैंड कहता है कि हाँ अब तो वो कॉलेज का सबसे पॉपुलर बॉय बन गया और बहुत ज्यादा परफेक्ट है वो, उसके पीछे तो लड़कियां घूमती रहती है और उसके फैन से मेरे ख्याल से गुई को बचना चाहिए। तो हमारी गुई कहती है कि तुम्हें ऐसा लगता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। तो ये हालैंड कहता है कि इन दिनों मैं इतना ज्यादा अकेला फील कर रहा हूँ ना, मतलब पहले मेरा जो भी मन करता था मैं कर लेता था, लेकिन अब मेरे से नहीं होता है कि जो मैं करना चाहता हूँ वो कर लूँ। तुम इतना रिलैक्स कैसे रहती हो, वो गुई से पूछता है। तो गुई कहती है कि मैं भी बहुत ज्यादा सैड हूँ, मेरे को भी यूएस जाना था पर मैं भी तो इतना ज्यादा सैड हूँ ना। पर फिर मैं सोचती हूँ कि यूएस जाके होता ही क्या, वहाँ यूचैन थोड़ी ना होता, जिंगजिंग भी नहीं होती, मेरे मॉम डैड भी नहीं होते, मैं उन सबको कितना मिस करती। तो ये सुन के ये हालैंड कहता है बस, तो गुई कहती है हाँ बस। तो फिर वो उसे घूरने लगता है, जिसपे गुई की तरफ मुंह बना के कहती है तुम, और फिर कहती है सॉरी बेबी तुम मेरी लिस्ट में ही नहीं हो। जिसपे ये हालैंड सैड होके कहता है मैं तुम्हारी लिस्ट में भी नहीं हूँ, मैं उसकी लिस्ट में भी नहीं हूँ। जिसपे गुई समझ जाती है कि वो फैनगाई की बात कर रहा है, तो वो उसका साइड मुंह देख के कहती है कि चलो मैं तुम्हें कहीं लेके जाती हूँ। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो उसे प्रैक्टिस करने के लिए लेके जाती है और उसको बॉक्सिंग सिखाती है। और उसकी ऐसी पंचर हालत देख के वो कहती है कि तुम तो 300 मुक्के भी नहीं मार पाती किसी को, इतना ज्यादा कौन थकता है। और फिर वो उसको बिल्कुल प्रोफेशनल ट्रेनर की तरह सिखाने लगती है और बहुत ज्यादा मेहनत करवाती है उससे। और फिर दिखाया जाता है कि दोनों बहुत ज्यादा हार्ड वर्क, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करने के बाद पड़े होते हैं
अपोजिट साइड में। और फिर हमारा ये हालन कहता है कि इतनी सारी मेहनत करने की वजह से वो ये तो भूल ही गया था कि वो किस वजह से अपसेट था, या वो अपसेट भी था। जिस पे गुई कहती है कि ऐसे ही थोड़ी ना लोग यहाँ आते हैं इतना ज्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए। तो हमारा ये हालन कहता है इसका मतलब तुम भी यही सब फील करती हो जो हम करते हैं। तो गुई कहती है अब वो नॉर्मल पर्सन है तो वो नॉर्मल पर्सन की तरह ही इशू फेसेस करेगी, इसलिए वो यहाँ आती है अपना जो भी टेंशन है उसको कम करने के लिए। जिसपे ये हालन उसके सामने अपना दुखड़ा रोते हुए कहता है कि क्या पता अब वो उससे मिल पाए या ना मिल पाए, मतलब वो फेंगाई की बात कर रहा होता है। जिसपे गुई कहती है कि यूचन ने उससे एक बार कहा था कि अगर दो लोग एक दूसरे के साथ कांटेक्ट रखना चाहते हैं तो अगर वो एक दूसरे से ना भी मिले ना भी बात करे, फिर भी एक वक्त ऐसा आता है जब वो मिल ही जाते हैं कहीं ना कहीं, तो हमें उस वक्त का वेट करना चाहिए जब हम उनसे मिल सके। जिसपे ये हालन कहता है कि क्या तुम्हें भी किसी से मिलना है? तो गुई को तो किससे मिलना है ये तो हमें अच्छे से पता है, वो अपने प्लेनेट की बात कर रही होती है। तो वो कहती है कि हाँ उससे भी किसी से मिलना है पर उससे मिलना बहुत मुश्किल है। जिसपे ये हालन कहता है कि वो प्रे करेगा कि वो जिससे मिलना चाहते हैं उनसे वो जल्दी मिल सके। जिसपे वो भी एग्री करती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि ये हालन अपने घर जाने की तैयारी कर रहा होता है कि उसे रोड के अपोजिट साइड पे एक औरत दिखती है जिसे देखकर वो परेशान हो जाता है और थोड़ी देर में वो औरत गायब हो जाती है। तो वो उसे ढूंढने के लिए वहां जाता है और वो पागलों की तरह उन्हें ढूंढ रहा होता है, ऐसा लगता है जैसे कि वो उसकी मॉम है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि गुई जो है उसी बॉडीगार्ड के साथ वहीं रुक रही होती है रात को, क्योंकि उसके साथ जो एक और पर्सन रुकता था वो कहीं गया है काम से, जिस वजह से उस बॉडीगार्ड ने गुई को अपने साथ रुकने के लिए कहा है। और वो गुई से कंफर्म करती है कि क्या उसके फैमिली मेंबर्स को कोई इशू तो नहीं है। जिसपे गुई बताती है कि उसके मॉम और डैड किसी ट्रैवल पे गए हैं, अपने काम से बाहर गए हैं और उसका भाई उसकी बातें सुनता है तो वो अपने भाई को बोलकर आई है। जिसपे वो बॉडीगार्ड कहती है कि वो उसे अपनी बहन की तरह मानती है इसलिए उसे उतना कहा, वरना वो उसे इतना परेशानी में नहीं डालती। और वो उसे कहती है कि कोई भी बात हो जाए ना, कि कुछ भी मैटर हो जाए, बस वो अपना दरवाजा ना खोले और किसी को अंदर आने ना दे। जिसपे गुई हामी भरती है और सोने चली जाती है। उसके बाद कुछ देर बाद गुई को आवाजें सुनाई देती है आधी रात को। तो गुई जैसे ही बाहर जाके देखती है ना तो वो देखती है कि बॉडीगार्ड पे किसी अजनबी ने हमला किया होता है। वो एक मास्कमैन होता है जिसे गुई देखकर उसके पास उसे लड़ने आती है, पर बॉडीगार्ड के मना करने के बावजूद भी गुई उससे लड़ने जाती है। और गुई को तो आप जानते ही है, तो वो जब उससे नहीं कंपेयर कर पा रहा होता है लड़ाई में तो वो वहां से भाग जाता है। जिसपे गुई इस बॉडीगार्ड को संभालती है। तो वो कहती है कि मैंने तो डोर बंद किया था, फिर तुम कहाँ से आई? तो गुई कहती है मैं खिड़की से आई हूँ क्योंकि तुम्ही ने तो कहा था कि दरवाजा मत खोल। जिसपे वो भी एक पल को सोचती है कि गुई क्या चीज है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये हालन के डैड अपना काम कर रहे होते हैं कि गुस्से में ये हालन उसके पास जाता है और अपनी मॉम के बारे में पूछता है कि क्या उनके पास उनकी एक भी फोटो नहीं है। तो उसके डैड कहते हैं कि तुमने ये सवाल मुझसे 300 बार पूछ चुका है और मैं 301 बार तुम्हें जवाब दे रहा हूँ कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे छोटे रहते में ही गुजर चुकी हैं और मैंने उनकी सारी चीजें डिस्ट्रॉय कर दी थी क्योंकि तुम छोटे थे और तुम उनकी सारी चीजों को देखकर बहुत ज्यादा रोते थे, खाना पीना छोड़ देते थे, तो मेरे पास और कुछ नहीं था करने के लिए, तो मैंने यही किया। तो ये हालन को उनकी बात पे यकीन नहीं आता है। तो वो कहता है कि आप झूठ तो नहीं कह रहे हैं ना। जिसपे उसके डैड कहते हैं कि मरे हुए इंसान के बारे में कोई कैसे झूठ बोल सकता है, और वैसे भी वो मैं तुम्हारी मॉम से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं उनके बारे में एक लफ्ज भी झूठ नहीं बोलती। तो ये हालन अपने डैड से कहता है कि आप मॉम से इतना ज्यादा प्यार करते तो क्या आपने उनकी एक सिंगल फोटो भी अपने पास नहीं रखी? तो उसके डैड कुछ सोचते हुए उसे उसकी मॉम की वो आखिरी रखी हुई फोटो भी निकाल कर दे देते हैं, जिससे मेरे ख्याल से ये हालन को यकीन आ जाता है कि उसके डैड सच बोल रहे होते हैं। और फिर वो रात को अपने कमरे में बैठकर उस फोटो को गौर से देखता हुआ सोचता है कि जिस लेडी को उसने आज देखा क्या वो उसकी मॉम थी सच में, मतलब वो कंफ्यूजन में होता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि स्कूल में सभी बच्चों की क्लास चल रही होती है कि उसी बीच में गुई के डैड आते हैं, क्लास के बीच में से उठाकर ले जाते हैं, शायद कोई इमरजेंसी आ गई है। तो सारी क्लास के बच्चे ये हालन से पूछे होते हैं, पर ये हालन तो खुद कंफ्यूज होता है कि उसके डैड अचानक से आकर उसे लेके कैसे गए। उसके बाद दिखाया जाता है कि गुई हॉस्पिटल जाती है अपने डैड के साथ और वहां अपनी मॉम को हॉस्पिटल बेड पे देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और पूछती है कि उनसे क्या हुआ है। तो उसके डैड तो बताने ही वाले थे फ्लो में, पर उसकी मॉम बात को रोक देती है और कहती है कि उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया था जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी और वो हॉस्पिटल में आ गई। उसके डैड तो खामखा परेशान हो रहे हैं। फिर गुई फिलहाल तो उनकी बातों पे यकीन नहीं करती है, पर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो यूचन से पूछने जाती है। तो यूचन बहाने बना रहा होता है पर गुई उसे घूर के देखती है। तो बेचारा कहता है तुम ऐसे मत घूरो, मैं बताता हूँ तुम्हें। और फिर वो कहता है कि तुम्हारे मॉम के पेट में कुछ मिला है जो कि एक्सरे करके पता चलेगा। तो गुई परेशान होकर बोलती है कि जल्दी पता लगाओ ना, फिर प्रॉब्लम क्या है। जिस पे यूचन कहता है कि जो डॉक्टर तुम्हारी मॉम का एक्सरे टेस्ट करने वाले हैं, स्पेशलिस्ट हैं, वो भी बहुत ज्यादा बिजी हैं, उनको भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए सब परेशान है। जिस पे गुई बहुत ज्यादा गुस्सा होकर कुछ सोचने लगती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि गुई उसी डॉक्टर के असिस्टेंट से फोन पे उनके साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए कहती है, पर वहां वो बेचारी बहुत बुरी तरीके से रिजेक्टेड हो जाती है, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो अपनी मॉम के पास जाती है और अपनी पावर की मदद से पता करने की कोशिश करती है कि उसकी मॉम को कैसे ठीक किया जा सकता है। तो वो कैलकुलेट करती है कि उसकी मॉम को ठीक करने के लिए उसे अपना 52% देना होगा अपनी पावर का, जिसके बाद उसकी मॉम ठीक हो जाएगी। तो वो कहती है कि अगर मैं तुम्हें 52% दे भी दूं तो उसके बाद मेरे पास 19% बचेगा।
जिसकी वजह से मैं सिर्फ 2 महीने ही जिंदा रह पाऊंगी और उसके बाद मैं डीप स्लीप में चली जाऊंगी जैसे पहले थी, और इसके बाद मुझे ये भी नहीं पता कि मैं दोबारा जाग पाऊंगी या नहीं। और फिर वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि आप, और सैड भी हो जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि गुई स्कूल में होती है और बहुत ज्यादा अपसेट होती है कि उसके पास ये हालन आता है। वो उससे ये पूछने की कोशिश करता है कि उसके घर में क्या प्रॉब्लम है, जिसके बाद गुई शॉक हो जाती है कि उसे पता है कि ये हालन जानता है कि उसके घर में कोई प्रॉब्लम है। तो वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता लगा। तो ये हालन कहता है कि स्टूडेंट सिर्फ 2 ही चीज से परेशान होता है, एक तो एग्जाम में फेल होना और दूसरा घर में प्रॉब्लम। तो पहली चीज तो हो नहीं सकती तुम्हारे साथ, जाहिर सी बात है दूसरी चीज ही होगी। तो वो कहती है हाँ मेरी मॉम हॉस्पिटल में है। तो ये हालन कहता है वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है दोनों ट्रेनिंग के लिए जा रहे होते हैं, पर ये हालन वहीं बाहर रुकने के लिए कहता है क्योंकि उसे अपनी मॉम को देखना है। तो वो ये बात गुई से नहीं कहता, वो कहता है कि उसे किसी का इंतजार करना है, जिस पे गुई उसे ये बोलते हुए चली जाती है कि आज वो भी ज्यादा देर ट्रेनिंग नहीं करेगी। और फिर दिखाया जाता है कि गुई जब अंदर प्रैक्टिस कर रही होती है तो उसका ध्यान पूरी तरह से अपनी मॉम पर होता है और वो इसी वजह से बहुत ज्यादा फोकस भी नहीं कर पा रही होती है और पिट भी जाती है। उसके बाद गुई जब अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करके वापस जा रही होती है तो वो ये हालन को वहीं बाहर वेट करता हुआ देखती है। तो वो उससे पूछती है कि क्या वो उससे वो मिल गई जिसका वो वेट कर रहा था, जिसपे ये हालन कहता है नहीं, जिसपे गुई कहती है कि उसे अपनी मॉम से मिलने जाना है और वो जाने लगती है। तो ये हालन उसे पीछे से रोकते हुए कहता है कि वो भी अपनी मॉम का वेट कर रहा था और फिर वो उसे अपनी सारी स्टोरी बताता है और कहता है कि ऐसे ही एक दिन वो भी स्कूल में बैठा था और उसके डैड अचानक से आए थे और उसे घर लेकर गए थे क्लास के बीच में से, और उन्होंने बताया कि उसकी मॉम की डेथ हो गई है, लेकिन कल उसने अपनी मॉम जैसी दिखने वाली एक औरत को देखा और उसे लगता है कि वो उसकी मॉम है, पर ऐसा गलत है क्योंकि अगर वो होती तो वो आ जाती। तो ये हालन की ऐसी बातें सुनकर गुई कहती है कि इसने आज से पहले ऐसी बातें ये हालन के मुंह से नहीं सुनी, आज वो पहली बार ऐसी बातें कर रहा है। जिसपे ये हालन कहता है कि तुम्हारे साथ भी तो इतना सब कुछ हो रहा है पर तुम्हारे फेस से लगता नहीं है, तुम इतनी काम कैसे रहती हो। जिसपे गुई कहती है कि हो सकता है कि शायद मैंने इससे भी ज्यादा बुरा बुरा कुछ झेला हो और अब मुझे मेरे अंदर हो कि मैं ये सारी चीजें झेल सकूं और काम रह सकूं। जिसपे ये हालन कहता है कि तुम सिर्फ देखने में 16 की लगती हो लेकिन तुम्हारी मेंटलिटी तो इतनी है जैसे कि तुम 16 की लगती नहीं। तो गुई कहती है कि असल बात यह है कि मैं 16 साल की नहीं हूँ, मैं 2000 साल पुरानी हूँ। जिसे सुनकर ये हालन ठहाके मार के हंसने लगता है और कहता है कि अब उसे अच्छा लग रहा है। तो गुई इसकी बात को इग्नोर करके वहां से अपनी मॉम के पास जाने लगती है। उसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ वही बॉडीगार्ड जो है गुई को अपनी जान बचाने के लिए ट्रीट दे रही होती है, पर गुई का ध्यान नहीं होता है उस ट्रीट पे। तो वो पूछती है कि आखिर क्या बात है, जिसपे गुई अपना सारा किस्सा उसे सुनाती है, जिसपे वो बॉडीगार्ड को सोचने लगती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये हालन अपनी मॉम की फोटो अपने डैड को वापस कर देता है। तो उसके डैड कहते हैं कि क्या अब उसे इसकी जरूरत नहीं है। तो वो बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है, जिसके बाद उसके डैड थोड़ा परेशान होकर किसी को कॉल करने लगते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि गुई की यहाँ फाइट हो रही होती है और गुई कहती है कि इन दोनों फाइटर में से एक को वो नहीं जानती है। खड़ा हुआ इंसान कहता है कि वो उसी की कंपनी का फाइटर है और वो पहले भी तो गुई के साथ लड़ चुका है। वो फ्लो में बोल जाता है। तो गुई उसकी बातों को समझकर बॉक्सिंग रिंग में कूदती है और फिर वो उस मास्क मैन को पहचान जाती है जो कि वही फाइटर होता है, और फिर वो वहां से नाराज होकर वहां से चली जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि नेक्स्ट डे जब गुई अपने घर वापस जा रही होती है तो वही बॉडीगार्ड उसके पास आती है। तो वो बॉडीगार्ड कहती है कि क्या गुई उससे नाराज है। तो गुई कहती है कि उसने उसका ट्रस्ट तोड़ा है तो वो अब उसके साथ दोबारा काम नहीं करेगी। तो वो बॉडीगार्ड कहती है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन बस ये चेक करती है कि क्या जिसे उसने चूज किया है वो ऑलराउंडर है या नहीं है। तो गुई कहती है कि उसने टेस्ट जरूर क्लियर कर दिया लेकिन उसने अपना ट्रस्ट भी खो दिया है और अब वो वापस उनके साथ काम नहीं करेगी, और वो गुस्से में वहां से चली जाती है। और फिर वो हॉस्पिटल पहुंचती है अपनी मॉम को देखने के लिए, जहां वो देखती है कि उसकी मॉम नींद में बड़बड़ा रही है, गुई की फिक्र कर रही है वो नींद में भी, और उसके डैड उसकी मॉम की केयर कर रहे हैं। तो उसके डैड गुई को बाहर ले जाते हैं और बताते हैं कि जब वो छोटी थी तो उसकी मॉम और वो अकेले रहते थे, तब उसकी मॉम उसकी बहुत ज्यादा केयर करती थी और वो इकलौती ऐसी पर्सन थी गुई जिसे उसकी मॉम प्यार करती थी, इसलिए वो अभी भी उसकी फिक्र करती है। जिसपे गुई जो है वो अपनी मॉम की ऐसी हरकतें देखकर बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रही होती है और वो अपने डैड से कहती है कि वो भी उनकी मॉम की बहुत अच्छे से केयर कर रहे हैं, तो वो ऐसे ही करते रहे। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि गुई बहुत ज्यादा गुस्से में एक हॉस्पिटल पहुंचती है और कहती है कि उसकी मॉम चाहे जैसी भी है उसके लिए बेस्ट मॉम, और वो वहां जाके उसी डॉक्टर को ढूंढ रही होती है और बहुत ज्यादा गुस्से में ढूंढ रही होती है। ऐसा लगता है जैसे आज अगर उसको डॉक्टर मिल गया ना तो वो उसका भरता बना देगी, और वो हॉस्पिटल में जाके इतना बड़ा तमाशा क्रिएट करती है, जाके उस डॉक्टर का कॉलर पकड़ के उसको धमकाने लगती है कि क्या चल रहा है, वो जा क्यों नहीं रहा। और हमारा एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो एपिसोड 8 की एक्सप्लेनेशन होती है खत्म। आगे की कहानी के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड तक वेट करना होगा। तब तक के लिए बाय। और गाइस, मैंने वो इससे पहले जो ड्रामा डाला है, मत सोचिए कि मैंने ये ड्रामा बीच में रोक दिया है या मैंने कोई दूसरा ड्रामा स्टार्ट कर, तो आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपको इसकी स्टोरी अच्छी लगती है तो ऐसा एक और ड्रामा है जिसमें जो फीमेल लीड है वो अपने सेलफोन के मेल वर्जन से प्यार करने लगती है। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो मैं वो एक्सप्लेन करूंगी, और अगर आपको वो देखना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं।